Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Today we are gonna discuss first four levels of biological organization. Let's start with the first one, which is atomic and subatomic levels. We know that जितने भी living organisms होते हैं, जितना भी non living matter होता है, वो सारे का सारा atoms के मिलने से बनता है. ठीक है. अब एटम किससे बनते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल से बनते हैं. और एलिमेंट्स किससे बनते हैं? वो एटम से बनते हैं. ठीक है, मतलब एलिमेंट्स एटम से बनते हैं और एटम्स आगे से फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल से बनते हैं, जो कि होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. ठीक है. यहाँ पे ये जो पिक्चर आप लोगों को नज़र आ रही है, इसके अंदर आप लोग देखो तो ये एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है. इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं. न्यूट्रॉन्स रेड कलर के और ब्लू कलर के प्रोटॉन्स हैं. और इनके इर्द गिर्द ये जो आपको सर्कल्स से नज़र आ रहे हैं, असल में इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स हैं. असल में ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली. ठीक है, ये तो गया फर्स्ट लेवल. ये बहुत माइन्यूट छोटा लेवल है. अच्छा, अब जब ये एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिल जाते हैं तो फिर बनता है मॉलिक्यूल. सही है. तो एटम्स डिफरेंट तरह के मिलते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स मिलते हैं एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग के थ्रू. वो चाहे आयनिक बॉन्ड हो, चाहे कोवलेंट बॉन्ड हो, वो सारे के सारे मिलकर एक स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं जिसको मॉलिक्यूल कहते हैं. अब मॉलिक्यूल टू टाइप्स के होते हैं. अगर हम उनके मॉलिक्यूलर वेट की बिना पर उनको देखें तो वो दो तरह किस तरह से होंगे. एक होगा माइक्रो मॉलिक्यूल, जिसका मॉलिक्यूलर वेट छोटा होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कैजुअली जो हम नाम इस्तेमाल कर रहे होते हैं. और जो जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उनको हम कहेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल्स, लाइक प्रोटीन्स एंड स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह वगैरह, लिपिड्स जो भी होते हैं सारे के सारे. ठीक है. अच्छा जनाब, अब जैसे यहाँ पे हमने बॉन्डिंग की बात की तो आप लोग देख सकते हैं जिस तरह एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ अटैच है, इस तरह से ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ और फ्री ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ अटैच होती है ना, तो ये भी एक बॉन्ड के थ्रू होती है. तो इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है. अब कोई ना कोई बॉन्ड तो होता है ना, और ये वाली जो बॉन्डिंग होती है ना वाटर के अंदर, ये भी एक कोवलेंट बॉन्डिंग होती है एक तरह की. ठीक है. अच्छा जनाब, अब कोवलेंट बॉन्डिंग क्या थी आप लोगों को पता ही है कि इसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स. किसी के पास कम है तो वो दूसरे से ले लेता है, अपनी कमी को पूरा कर लेता है. के पास ज़्यादा है तो वो डोनेट कर देता है उसको. तो सेम यहाँ पे भी ये केस होता है. ठीक है. अच्छा जी, आगे चलते हैं. अब अगर हम बात करें बायोलॉजिकल वर्ल्ड की, तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की दो टाइप्स होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. ऑर्गेनिक वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन की प्रेजेंस मस्ट होती है. ठीक है, कार्बन बॉन्ड बना रहा होता है हाइड्रोजन के साथ, कार्बन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, डिफरेंट चीज़ों के साथ. हाइड्रोजन भी मैक्सिमम इनके अंदर प्रेजेंट होता है, बट कार्बन इज मस्ट. ठीक है. लेकिन जो होते हैं ना इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, उनके अंदर कार्बन एब्सेंट होता है, बिल्कुल वो नहीं प्रेजेंट होता. कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बताया हुआ है, जैसे एटीपी है, एडीपी है, एएमपी है. ठीक है, ये एनर्जी करेंसीज हैं. हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो एटीपी की फॉर्म में होती है. अच्छा जनाब, फिर आगे रिड्यूस्ड फॉर्म में इसकी सारी एडीपी और एएमपी, उसके अलावा फैटी एसिड्स वगैरह, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं. सही है. और ये मॉलिक्यूल्स कैसे बने थे? जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स मिले थे तो फिर उनमें एक मॉलिक्यूल बना दिया था. जिस तरह आप लोग देखें तो ये देखें जनाब, ये जो है ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये रहा. ठीक है, ये भी तो एक, ये हाइड्रोजन के ये दो एटम थे, फिर ऑक्सीजन का ये एक एटम था. तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स थे जो मिले थे, तो फिर एक मॉलिक्यूल बना था. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट है जनाब, जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में जाते हैं तो फिर वो बनाते हैं कौन सा स्ट्रक्चर? एक ऑर्गेनेली का स्ट्रक्चर बना देते हैं. अच्छा, अब यहाँ पे हमारी साइड पे क्या लिखा हुआ है कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. द पूरी की पूरी लाइफ जो है ना हमारी, वो बेस किस पे कर रही होती है? एक सेल पे. वो सेल जो होता है ना, वो सारी की सारी लाइफ को कंट्रोल कर रहा होता है. उसके अंदर सारे के सारे फंक्शंस काम कर रहे होते हैं. क्यों? क्योंकि उस सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि अपना अपना काम परफॉर्म कर रही होती हैं. अच्छा, अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, अ स्ट्रक्चर विद इन अ सेल दैट कैरीज आउट स्पेसिफिक फंक्शंस कॉल्ड ऑर्गेनेलीज. ये आपके सामने पूरे का पूरा एक सेल का स्ट्रक्चर है. और इसके अंदर ये जो डिफरेंट आपको ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, असल में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, ये हैं असल में ऑर्गेनेलिज जिनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं. लाइक इनके अंदर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है और राइबोसोम्स, डिफरेंट चीज़ें हैं. ये डिपेंड करता है कि वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है. ठीक है.
तो ये तो था हमारा सेल और ऑर्गेनेली लेवल। अच्छा, अब हमने बात की थी यहाँ पे कि यूनिसेलुलर जो होते हैं उनके अंदर प्रोकैरियोट्स भी आते हैं और यूकैरियोट्स भी आते हैं। जो होते हैं प्रोकैरियोट्स, उनका मतलब ये था कि उनके अंदर डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट नहीं थी। वो कौन से थे? बैक्टीरिया वगैरह थे। जो थे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, उनके अंदर आते हैं प्रोटिस्ट वगैरह, मतलब कि उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं। प्रोटिस्ट असल में कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? जो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं, और किंगडम प्रोटिस्टा बाकी सब किंगडम से अलग इस तरह से है क्योंकि उसके जो ऑर्गेनिजम्स है ना तो उनकी करेक्टरिस्टिक्स पूरी की पूरी प्लांट से मैच कर रही थी, ना वो एनिमल से मैच कर रही थी, ना वो फंजाई से मैच कर रही थी। मतलब वो थोड़े थोड़े सबके करेक्टर्स उनके अंदर मौजूद थे। तो वो पूरी तरह से किसी एक कैटेगरी में नहीं आ रहा था, तो उन सबको उठाकर फिर एक सेपरेट किंगडम में रख दिया गया, जैसे कि उसके अंदर ये यूग्रीना, पैरामीशियम आते हैं। ठीक है, ये सारे ऑर्गेनिज्म इस तरह के आ जाते हैं। हाँ, अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे ऑर्गेनालिस की एग्जांपल हमारी बुक में दी गई हैं। उसके अलावा बताया हुआ कि जितनी ऑर्गेनालिस होती हैं वो सब की सब एक ख़ास किस्म की अरेंजमेंट में पड़ी हुई होती हैं, और उन सब ने अपना अपना काम परफॉर्म करना होता है। जो डिवीजन ऑफ लेबर का वर्ड यूज़ हुआ है ना पैराग्राफ के अंदर, ये सेल और ऑर्गेनाली के थर्ड पैराग्राफ में है ये वर्ड डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब कि अपना अपना काम सब ऑर्गेनाइज ने बांटा हुआ होता है, सब सेपरेट सेपरेट अपना अपना काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब जो होंगे प्रोकैरियोट्स, उनके अंदर तो ऑर्गेनाइज भी बहुत लिमिटेड होंगी, उनका काम भी बहुत ज़्यादा फिर उसी हिसाब से होगा ना, ज़्यादा नहीं होगा। और यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर तो फिर बहुत नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज प्रेजेंट होते हैं ना, और वो भी मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। ओके, वेल, सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो तो कंफर्म है, वो प्रोकैरियोट्स में भी होती है और यूकैरियोट्स में भी होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो टिश्यू लेवल। अब हमें पता है जब सिमिलर सेल्स, एक ही तरह के सेल्स जब एक ही जगह पे इकट्ठे होके एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो फिर मिलके क्या बनाते हैं? एक टिश्यू को। जिस तरह आपके सामने ये आपको एक तस्वीर में ये सारे का सारा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसमें एक ही तरह के सेल्स सारे के सारे इन्वॉल्व हैं जो इकट्ठे हुए हुए हैं एक जगह पे और एक ख़ास काम परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, हर टिश्यू अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हर टिश्यू का एक अपना ख़ास फंक्शन है ऑर्गेनिज्म की लाइफ में। ठीक है, जैसे कि ग्लैंडुलर टिश्यूज़ हैं, अब वो ग्लैंडुलर टिश्यूज़ जो होंगे वो अपना काम परफॉर्म करेंगे। कौन सा काम? कि ऑब्वियसली उन्होंने सिक्रीशंस वगैरह करवानी है। फिर आ जाते हैं जी मस्कुलर टिश्यू, जिन्होंने क्या कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन यानी कि मूवमेंट करवानी है। और उसके अलावा कौन से हैं? फ्लोएम टिश्यू, जिनका मतलब क्या है कि उन्होंने वाटर की कंडक्शन करवानी है, उन्होंने शुगर, प्रोटीन्स वगैरह जितने भी ये सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इनको ट्रांसलोकेट करवाना है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो ये सारे के सारे टिश्यूज़ का अपना अपना सेपरेट सेपरेट फंक्शन है। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इन सारे के सारे लेवल्स को वाइंड अप करेंगे और फिर नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पे फर्दर काम करेंगे। ठीक है, आज तक की वीडियो के अंदर इतना ही था। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर मस्ट।